जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेक्शन है। एक सेक्शन हमारे पास ए है और दूसरा सेक्शन मान लेते हैं कि मेरे पास बी है। अब इस सेक्शन का भी जो सेक्शन ए है हमारे पास और सेक्शन बी, इसका भी मान लेते हैं कि लेंथ हमारा 10 किलोमीटर है। और बी सेक्शन का भी लेंथ अगर हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है। तो हमारे पास सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, दोनों का 10-10 किलोमीटर लेंथ है। अब दोनों में थोड़े थोड़े कंडीशंस हम चेंज कर लेते हैं। जैसे कि इसमें हम चेंज कर लेते हैं कि यह स्टेबल सॉइल है, और मान लेते हैं कि दूसरे वाले में इसमें जो ट्रैफिक है वो कम ट्रैफिक है, और साथ ही साथ इसमें स्ट्रेट ट्रैक है। अगर दूसरे वाले सेक्शन में अगर देखें तो यहाँ पर भी स्टेबल सॉइल है, पर जो कम ट्रैफिक है उसकी जगह पर हैवी ट्रैफिक है। या यहाँ स्टेबल सॉइल की जगह मान लेते हैं कि हमारे पास अनस्टेबल सॉइल है, हैवी ट्रैफिक है। या यहाँ पर मान लेते हैं कि हैवी रेनफॉल इस एरिया में ज्यादा होता है। तो चूंकि दोनों का किलोमीटर लेंथ 10 किलोमीटर ही है, तो क्या दोनों का मेंटेनेंस वर्कलोड सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा सर। नीचे वाला हम ज्यादा बी सेक्शन में ज्यादा मैन पावर लगेगा। हाँ, निश्चित तौर पर जो सेक्शन बी है इसमें मेंटेनेंस वर्कलोड आपका क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सेक्शनल लेंथ के आधार पर, कि दोनों का अगर लेंथ एक जैसा हो तो दोनों में मैन पावर मेंटेनेंस सेम इस्तेमाल होगा। तो यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रेलवे में एक और टर्म इस्तेमाल किया गया जिसको कि हम करते हैं इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर। इसमें जो रेगुलर लेंथ है ट्रैक का उस पर ध्यान नहीं रख करके इसके अलावा वहां पर उस सेक्शन में चलने वाले ट्रैफिक, वहां का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कैसा है, वहां अलाइनमेंट कैसा है, यानी कितना कर्व है, कितना स्ट्रेट ट्रैक है, और वहां पर बारिश की क्या स्थिति है, रेनफॉल कंडीशन क्या है। तो इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी या इन डिफरेंट कंडीशंस के आधार पर फिर हम जो वैल्यू पता करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट वर्कलोड। फिर हम उसमें से पता करते हैं इक्विवेलेंट वर्कलोड पता किया जाता है। तो जो यह 10 किलोमीटर का स्ट्रेट ट्रैक है, यह इन ट्रैफिक फॉर्मेशन, अलाइनमेंट और रेनफॉल के आधार पर कुछ फैक्टर इसमें इंप्लीमेंट किए जाएंगे। उस फैक्टर के आधार पर यह 10 किलोमीटर के बराबर में एक इक्विवेलेंट ट्रैक किलोमीटर आएगा, जो कि इस किलोमीटर से ज्यादा होगा। और उतना मैन पावर के लिए, उतने ट्रैक को मेंटेनेंस करने के लिए जितने मैन पावर की आवश्यकता नॉर्मल केस में हो सकती है, उतना इन सभी कंडीशंस के आधार पर जो मैन पावर चाहिए वो हमको चाहिए होगा। अब सवाल है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे 10 किलोमीटर तो हमारे पास हो गया कि 10 किलोमीटर है, पर 10 किलोमीटर में चेंज कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज एल इंटू यू इंटू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब इससे तो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये है क्या, और इसे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम अगर इनको मीनिंगफुल तरीके से समझेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे कि इस फॉर्मूला में हमारा क्या है। तो जैसा कि फॉर्मूला चूंकि इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर के लिए है, तो इसका मतलब हो गया जो क्यू है वो इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा।
जो एल यहां पर आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, यह रनिंग, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर दिया हुआ है, ये रनिंग ट्रैक किलोमीटर है, यह है रनिंग ट्रैक किलोमीटर। ये रनिंग ट्रैक किलोमीटर में मेन लाइन तो आएगा ही आएगा, इसमें इंक्लूडिंग रनिंग लूप लाइंस भी आएंगे। रनिंग लूप लाइंस भी जो आपके होंगे, वो सभी भी इसी एल की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो एल की वैल्यू यहां पर आपको दी गई है, ये जो एल रिप्रेजेंट कर रहा है, वह रनिंग ट्रैक किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से कि रनिंग लूप लाइन के भी लेंथ इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। अब सवाल आता है कि रनिंग ट्रैक किलोमीटर में रनिंग लाइन क्या है, किसको बोलते हैं रनिंग लाइन की लाइंस? तो जितनी भी लाइनें सिग्नल द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है, सिग्नल प्रोटेक्टेड होती है, यानी कि जिस पर मूवमेंट जो है वो सिग्नल कंट्रोल्ड रहता है, उन सभी लाइनों को आप रनिंग लाइन कहते हैं। अब वो रनिंग लूप लाइन भी हो सकती है, मेन लाइन भी रनिंग लाइन ही है, क्योंकि मेन लाइन तो सिग्नल द्वारा प्रोटेक्टेड रहता ही है। तो यहाँ पर सबसे आसान है पहचानना, अगर आपको यार्ड में पहचानना है, तो जिन लाइनों पर ट्रेनों का मूवमेंट सिग्नल के द्वारा होता है, यानी उस पर सिग्नल लगा हुआ है, उन सभी लाइनों को हम रनिंग ट्रैक किलोमीटर में, यानी कि रनिंग लाइनों में गिनेंगे। यानी कि इसमें मेन लाइन तो आपके पास आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ रनिंग लूप लाइन भी यहां पर कंसीडर होगा। दूसरा इसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, यू, यह जो यू इस्तेमाल किया गया है, यह ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर, यानी कि उस सेक्शन में ट्रैफिक कितना है। जनरली हम इसे सामान्य भाषा में जीएमटी के तौर पर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि 10 जीएमटी है, 15 जीएमटी है, 20 जीएमटी है। तो ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर से हमको यू को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि हमने पीछे वाले में हमने देखा था कि कौन कौन से टर्म लिए थे, हमने ट्रैफिक ले लिया था, और अब बच गया हमारे पास फॉर्मेशन, अलाइनमेंट और रेनफॉल। तीन फैक्टर हमारे पास और बच गए। तो किससे हम किसको किसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले बेसिक नीचे में आपका जो ए रिप्रेजेंट करता है, वह फॉर्मेशन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बी है, ये अलाइनमेंट फैक्टर को, यानी कितना जो ट्रैक है आपका वह कर्व में है, और कर्व भी है, कोई लिमिट कर्व के आगे है, नॉर्मल कर्व को भी नहीं गिनना है, 1.5 डिग्री के आगे के कर्व को उसमें काउंट किया जाता है, जहां पर हम अलाइनमेंट लेते हैं। तो कितना हमारा जो ट्रैक है वो अलाइनमेंट में है, यानी कि कर्वेचर में है, और वो भी एक लिमिट के बाद है। और तीसरा जो सी रिप्रेजेंट करता है, वह रिप्रेजेंट करता है रेनफॉल को, कि वहां बारिश कितनी होती है। बारिश कहने का मतलब है कि एक लिमिट से ज्यादा जब बारिश होगी, तभी हमको फैक्टर अफेक्ट करेगा। सामान्य बारिश के लिए हमारे पास इसमें भी फैक्टर नहीं होता है, उसमें उस उतने फैक्टर की जरूरत आपको नहीं होती है, यानी कि उसमें फैक्टर आपको मिलेगा ही नहीं जब तक एक्सेस नहीं हो जाए। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर हम वर्ड्स में लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं क्यू बराबर लेंथ इंटू ट्रैफिक इंटू 1 प्लस सॉइल, यानी कि फॉर्मेशन फैक्टर, कर्व यानी कि अलाइनमेंट फैक्टर, और प्लस रेन यानी कि रेनफॉल फैक्टर। यहाँ जो लेंथ है वो रनिंग लेंथ से कनेक्ट होगा, जो रनिंग लाइनों की जो लेंथ है उसको जुड़ा जुड़ा गया है। ट्रैफिक में जो वहां पर ट्रैफिक जीएमटी है, कितना ट्रैफिक होगा, तो उसके आधार पर हम कितना फैक्टर यहाँ पर लेंगे। इसी प्रकार सॉइल फैक्टर कितना होगा, कर्व फैक्टर कितना होगा, और रेनफॉल फैक्टर कितना होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्या यह फॉर्मूला, अभी तक हमने जहां पर इतनी बात किया है, इन सभी में हमने कहीं पर भी
सिर्फ रनिंग लूप लाइंस तक तो हमने बात किया है, रनिंग लूप लाइंस के बाद में हमने बात नहीं किया। तो इसके अलावा और भी जो लाइनें हैं उनके लिए फॉर्मूला फिर सेपरेट होगा, उनका जो मेंटेनेंस वर्कलोड है वो अलग होता है। तो अभी हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो रनिंग लाइनों के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और यह रनिंग लाइन में इंक्लूडिंग लूप लाइंस भी आपके पास आ रही है। तो अब एक एक करके सभी फैक्टर को अगर समझें तो हम समझ पाएंगे। जैसे कि यहां पर आपको लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ तो आप निकाल लें, सिंपल ही आपकी जो लीनियर लेंथ है मेन लाइन की, और अगर यहाँ पर कोई रनिंग लाइंस है तो इस रनिंग रनिंग लाइन की हम लेंथ अगर यहाँ पर निकाल लें, इन सबको जोड़ लेंगे तो यह एल के बराबर में आपको आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको ट्रैफिक में समझना कि कब कहां पर कौन से फैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो सारे के सारे हम बीजी के लिए बात करेंगे, जनरली मीटर गेज नैरो गेज के लिए भी है, और अभी मैक्सिमम ट्रैक हमारा बीजी हो चुका है, इसलिए हम अभी तक यहाँ पर सिर्फ बीजी के बारे में बात करेंगे। तो कई कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में इसकी वैल्यू क्या क्या लेंगे। सबसे पहले लेते हैं सबअर्बन सेक्शन। सबअर्बन सेक्शन बेस सबअर्बन सेक्शन जिसमें ज्यादा गाड़ियां चलती है, यहां पर हैवी वर्कलोड है, यानी कि यहां पर लोड जो है ये सबअर्बन सेक्शन है जहां पर कि हैवी वर्कलोड है, या वे सेक्शन जहां पर कि जो ग्रेडियंट है 1/60 से ज्यादा है, स्टीपर है, 1/60 है या उससे स्टीपर है। ध्यान पर समझेंगे। सबसे पहला क्या है कि सबअर्बन सेक्शन वे जहां पर कि हैवी वर्कलोड है, या बे ग्रेडियंट वाले सेक्शन जहां पर कि ग्रेडियंट 1/60 या उससे ज्यादा है, तो यहां पर जो ट्रैफिक फैक्टर यू है, यानी कि यहां पर यू है वो 1.4 लिया जाएगा। यानी कि अगर 10 किलोमीटर का ट्रैक है तो उसमें 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 किलोमीटर के ट्रैक के बराबर में इक्विवेलेंट वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, सिर्फ यू फैक्टर चेंज करने से। यानी कि नॉर्मल ट्रैक अगर ग्रेडियंट पर है और 1/60 से ज्यादा का ग्रेडियंट है या 1/60 का ग्रेडियंट है, तो वह 14 किलोमीटर के इक्विवेलेंट वैल्यू को कंसीडर उसमें से किया जाएगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा चलते हैं कि जहां पर एनुअल ट्रैफिक डेंसिटी 20 मिलियन जीएमटी से ज्यादा है। ठीक है, 20 मिलियन, जैसे जीटी के एम में भी लिखा जाता है पर किलोमीटर, स्टैटिक्स की भाषा में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 20 मिलियन जीटी के एम पर किलोमीटर, यानी कि इसको 20 जीएमटी आप मान लीजिए, तो कि 20 जीएमटी से ज्यादा है या 20 जीएमटी है, 20 जीएमटी या 20 जीएमटी से अगर ज्यादा है तो यहां पर यू की वैल्यू तब भी 1.4 ही ली जाएगी। यानी सबअर्बन सेक्शन हैवली वर्कलोड का है तो भी 1.4, या घाट सेक्शन है, यहां पर जो ग्रेडियंट है एक्चुअली में बताना भूल गया, ये घाट सेक्शन के लिए है कि घाट सेक्शन में जहां ग्रेडियंट 1/60 या उससे ज्यादा होता है वहां पर वैल्यू 1.4 लेते हैं। अगर एनुअल ट्रैफिक डेंसिटी दूसरी जगहों पर अगर 20 जीएमटी या उससे ज्यादा है तो वहां पर यू की वैल्यू हमको कितनी लेनी पड़ेगी, 1.4 लेनी पड़ेगी। अब तीसरी वैल्यू देखते हैं। तीसरी वैल्यू में एनुअल ट्रैफिक डेंसिटी, अब 20 जीएमटी तक तो हम यहां ले चुके हैं, तो ये 20 जीएमटी से कम और 15 जीएमटी या उससे ज्यादा, यानी कि एनुअल ट्रैफिक डेंसिटी अगर 20 जीएमटी से कम है और 15 या उससे ज्यादा है, यानी 15 या उससे ज्यादा यानी 20 से कम तक में अगर रहेगा, तो यहां पर आपको u की वैल्यू तब आपको थोड़ी घट जाएगी, ये हो जाएगी 1.3। यहां फैक्टर कितना हो जाएगा, घट करके 1.3 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन अगर लेते हैं, एनुअल ट्रैफिक डेंसिटी 15 से कम कर लेते हैं,
और 10 या 10 से ज्यादा पर। अगर सेक्शन ऐसा है कि जहां पर की ट्रैफिक डेंसिटी 15 से कम है और 10 या 10 से ज्यादा है। इसमें एक कंडीशन और हम ऐड कर रहे हैं, और या तो ये कंडीशन यहां फुलफिल हो जाएगा, और डेली ट्रेन डेंसिटी, यानी कि वहां पर उस सेक्शन में 30 या 30 से ज्यादा ट्रेनें चलती हो। अगर किसी सेक्शन में 30 या 30 से ज्यादा ट्रेनें चलती हो, ट्रैफिक जो डेली ट्रेन डेंसिटी है वो 30 या 30 से ज्यादा है, या नहीं तो वहां पर जीएमटी 15 से कम है और 10 या 10 से ज्यादा है, तो वैसे कंडीशन में यह फैक्टर यू का 1 पॉइंट फिर 2 लिया जाएगा। जैसे जैसे जीएमटी घटती जा रही है वैसे वैसे फैक्टर की वैल्यू भी घटती जा रही है। इसीलिए इसमें कहा गया था कि ट्रैफिक डेंसिटी पर इक्वेटेड वैल्यू डिपेंड करती है। अब इसके बाद एक और कंडीशन, जो कि 10 तक हम ले चुके थे, अब लेते हैं 10 से कम। 10 से कम ले रहे हैं एनुअल ट्रैफिक डेंसिटी, और यहां पर इसको 6 और 6 से ज्यादा। ये हमारी, जैसे यूएसएफडी में आप डिफरेंट प्रकार के जीएमटी क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार के यहां पर भी है। और यहां पर भी डेली ट्रैफिक डेंसिटी, अगर दूसरा ऑप्शन है कि 20 या 20 से ज्यादा हो, लेकिन लेकिन डेली ट्रैफिक डेंसिटी 20 या 20 से ज्यादा हो और यह 30 से कम हो, लेस देन 30, लेकिन 30 से कम हो, क्योंकि 30 और 30 से ऊपर तो ऊपर में आ ही गया था। तो 30 से कम हो और 20 या 20 से ज्यादा हो। दूसरा, या तो वो 10 जीएमटी से कम हो, और या 6 या 6 जीएमटी से, दोनों में से कोई भी अगर एक ऑप्शन अगर एप्लीकेबल है, तो उस कंडीशन में यू की वैल्यू 1.1 ली जाएगी। हम यहां लास्ट तक तो पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ वैसे सेक्शन बच जाएंगे जहां की ट्रैफिक डेंसिटी 6 से कम है। मैं यहीं पर फिर से लिख दे रहा हूं कि अगर ट्रैफिक डेंसिटी 6 से कम है, ट्रैफिक डेंसिटी हमारा कितना है, एटीडी 6 से कम है, या दूसरे कोई प्राइमरी सेक्शन है, सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी लाइनें हैं, तो वहां पर यू की वैल्यू जो आपको निकल करके आएगी वो 1.0 रहेगी। यानी कि यहां पर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे। यानी कि 6 जीएमटी से अगर कम अगर वैल्यू आ जाती है तो यू फैक्टर क्या आता है, 1.0 आता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेंथ पर। 10 किलोमीटर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईटी केम भी 10 किलोमीटर ही आएगा, यानी यहां पर कोई भी फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है। एक चीज यहां पर और भी है, अगर सेकेंडरी लाइन होती, जिन लाइनों को हमने छोड़ दिया है मेन लाइनों में, अगर वो सेकेंडरी लाइनें हैं, या जिन्हें टर्टियरी लाइन भी कहा जाएगा, अगर वो तो दूसरी लाइनें हैं, उनके लिए क्या करें, जो सेकेंडरी लाइनें हैं, लूप लाइनें नहीं है पर वो यूज की जाती है सेकेंडरी लाइनों के तौर पर, तो यहां पर भी मेंटेनेंस कम होता है। तो यहां पर यू की वैल्यू, यहां जीएमटी तो है पर सेकेंडरी लाइनें हैं वो, तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 से भी कम कर दी जाती है, यानी इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर की वैल्यू उससे भी कम मान ली जाती है। तो यहां पर ये 0.1 होगा। तो आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर सेकेंडरी या टर्टियरी लाइन है तो 0.8, 6 तक अगर हो गया है, 6 से कम है, सॉरी 6 से कम है तो 1, 6 से अगर ज्यादा है, यानी 6 और 6 से ज्यादा है तो 1.1 हो जाएगा। 10 या 10 से ज्यादा है तो 1.2, और अगर 15 या उससे ज्यादा है तो 1.3, और 20 और उससे ज्यादा है तो 1.4 आप फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी जो इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर है उसकी वैल्यू में आपको चेंज देखने को मिलेगा। अगर 6 जीएमटी से कम है तो वहां पर फिर उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी और टर्टियरी लाइन है तो इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर की वैल्यू और भी कम हो जाएगी।
यानी कि नॉर्मल से भी उसको कम मेंटेनेंस की आवश्यकता यहां पर पड़ेगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो ध्यान देने के लिए कि जितनी आपने यू की वैल्यू आपने ली, यू की वैल्यू हमने यहाँ पर ले लिया 1.4 लिया, 1.3 लिया, 1.2 लिया, 1 पॉइंट सॉरी 1.2 लिया गया, 1.1 लिया, 1.0 लिया और 0.8 लिया गया। इतनी प्रकार की वैल्यू हमने यहां पर इस्तेमाल की थी। अब अगर मान लिया जाए ये तो सेकेंडरी लाइन है, तो यहां पर तो स्पीड और ज्यादा हो नहीं सकता, लूप लाइनों पर बहुत स्पीड है नहीं। लेकिन इन लाइनों पर जिस किसी में भी अगर स्पीड, मेन लाइन के लिए मेन लाइन की ही बात की जाएगी, तो अगर स्पीड 105 kmph से ज्यादा है, यहां पर ध्यान देंगे, अगर सेक्शन की स्पीड 105 kmph से ज्यादा है तो फिर यहां पर एक स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा। वह स्पेशल प्रोविजन क्या होगा? वो स्पेशल प्रोविजन होगा कि यहां पर प्लस 0.1 फैक्टर में ऐड कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक XYZ सेक्शन है और यहां की स्पीड जो है वो 110 kmph है। यहाँ की स्पीड हमारे पास 110 kmph है और यहां पर स्पीड जो है वो 20 GT/km यानी कि GMT से ज्यादा है। तो नॉर्मली हम यहां पर कितना लेते? 1.4 लेते। हम यहां पर कितना लेते? नॉर्मली 1.4 लेते। लेकिन चूंकि यह स्पीड 105 kmph से ज्यादा है, इसलिए इसमें 0.1 और यहां पर ऐड हो जाएगा। और अब इन सेक्शन पर जो कि 110 kmph वाला सेक्शन है, वहां पर फैक्टर 1.4 नहीं लेंगे, उसकी जगह पर हम फैक्टर 1.5 लेंगे। तो जो 10 किलोमीटर का सेक्शन 14 किलोमीटर होने वाला था, अब वो बदल करके हमारा कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर आपको हो जाएगा। तो इतना फर्क पड़ेगा। तो यहां पर खास तौर पर जब भी हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो स्पीड पर भी डिपेंड करता है। यानी सारे सेक्शन जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ जीएमटी पर नहीं डिपेंड करते, वरन उस सेक्शन की स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं। तो यू की वैल्यू आपको जीटी के एम पर जीटी के एम पर फर्क इफेक्टेड होता है और दूसरा स्पीड पर भी, यानी दो चीजों पर यू की वैल्यू डिपेंड करती है। उम्मीद करता हूं कि यू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सर। राजीव जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा जो आता है ए, यानी कि फॉर्मेशन फैक्टर। क्योंकि अब हमारे पास जो फॉर्मूला था Q बराबर एल इंटू यू इंटू 1 + A + B + C। अब हम एल तुम निकाल जान ही चुके थे, यू भी हमने सीख लिया। अब हम ए के बारे में बात करेंगे। ये बात करता है फॉर्मेशन फैक्टर को। अब ये फॉर्मेशन फैक्टर क्या है? फॉर्मेशन फैक्टर में क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है? फॉर्मेशन फैक्टर बेसिकली सॉइल कंडीशन को डिफाइन करता है कि जो आपका फॉर्मेशन है वो कौन से सॉइल पर बना हुआ है। तो इसमें हम या तो सॉइल बहुत अच्छा है, यानी कि स्टेबल सॉइल है, कोई दिक्कत इसमें से नहीं आती है, पहला कंडीशन तो ये हो सकता है।
दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अनस्टेबल है पर ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी अनस्टेबल सॉइल है। और तीसरा कंडीशन यहां पर यह हो सकता है कि जो आपकी सॉइल है वो क्या है, किस प्रकार का है, श्रिंकेबल सॉइल है। जैसे ब्लैक कॉटन कॉटन सॉइल होती है, श्रिंकेबल सॉइल है, या ब्लैक कॉटन सॉइल है। अब अगर ये सेक्शन में हमको देखना पड़ेगा कि हमारा कितना लेंथ जो है वो स्टेबल सॉइल है, कितना लेंथ जो है वो ऑर्डिनरी अनस्टेबल सॉइल है, और कितना है जो कि श्रिंकेबल सॉइल है। जितना पोर्शन स्टेबल सॉइल का होगा उसके लिए फैक्टर कुछ नहीं है, जीरो है, यानी कि 1 + 0, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। लेकिन ऑर्डिनरी अनस्टेबल सॉइल है तो अनस्टेबल के केस में इसमें फैक्टर 0.1 ऐड होगा, और श्रिंकेबल है और ब्लैक कॉटन सॉइल है तो यहां पर और मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर 0.2। यानी कि सॉइल जितनी प्रॉब्लमेटिक होगी ए की वैल्यू उतनी ही आपको इसमें से ज्यादा रखी जाएगी। अब सवाल आता है कि क्या मेरे पास 10 किलोमीटर का सेक्शन है, तो क्या पूरे 10 किलोमीटर के सेक्शन के लिए क्या हम जीरो वैल्यू देंगे, या पूरे 10 किलोमीटर के सेक्शन जो हमने आइडियल लिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, पूरे में 0.1 का फैक्टर ले लेंगे, या श्रिंकेबल है तो क्या पूरे में 0.2 का फैक्टर ले लेंगे। तो नहीं सर, सुटेबल ये छोटे छोटे सुटेबिलिटी, तो हाँ छोटे इसे छोटे हम, टुकड़ों में बांट करके इसको कैलकुलेट करेंगे सर। नहीं इसे हम क्या करते हैं, हम प्रो रेटा बेसिस पर फॉर्मेशन फैक्टर निकालते हैं। इसमें जो हम निकालेंगे, प्रो रेटा बेसिस पर फॉर्मेशन फैक्टर यहां पर निकाला जाएगा। अब है कि प्रो रेटा बेस पर फॉर्मेशन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। चलिए फॉर द एग्जांपल मैं लेता हूं 1 किलोमीटर का एक ट्रैक ले लेता हूं। यह 1 किलोमीटर का मेरे पास एक ट्रैक है, जिसमें मैं मानता हूं कि जो 100 मीटर का सेक्शन है, यह जो 100 मीटर है यह श्रिंकेबल सॉइल है। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू 0.2 आ जाएगी। मान लेते हैं कि इसमें से जो 300 मीटर का सेक्शन है वह जो है ऑर्डिनरी अनस्टेबल सॉइल है, तो यहां पर हो जाएगा 0.1। और बाकी जो सेक्शन है 600 मीटर का, ये जो सेक्शन है ये हो जाएगा स्टेबल सॉइल है, ये अस्टेबल सॉइल है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां पर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ की ए की वैल्यू 0.1 होगी, यहाँ पर ए की वैल्यू 0.2 होगी। तो इस किलोमीटर का फॉर्मेशन फैक्टर कितना होगा। तो फॉर्मेशन फैक्टर निकालने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, आपने देखा यहां पर 100 मीटर है, इसे किलोमीटर में बदल दीजिए, तो 0.1 किलोमीटर और इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2, प्लस यहाँ 300 मीटर है तो इसे 0.3 किलोमीटर लिखेंगे, और 0.1 प्लस यहाँ पर 600 मीटर है यानी कि 0.6 लिखेंगे इंटू जीरो। ठीक है, और इसे करने के बाद इसे डिवाइड कर देंगे, ये पूरा 0.1 0.3 0.6, 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.6। ठीक है, इसे जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वह 0.05/1, यानी कि 0.05 आएगी फैक्टर। तो इस किलोमीटर का ए का वैल्यू आएगा वो हम लेंगे 0.05।
यानी कि ना तो यहां पर 0.2 लेंगे, ना तो 0.1 लेंगे, ना तो 0 लेंगे, यहां पर एवरेज फैक्टर लिया जाएगा इस किलोमीटर का 0.05। कोई कंफ्यूजन यहां पर है? नो सर। जिस भी किलोमीटर को हम लेंगे, ये 1 किलोमीटर है, इसमें हो सकता है कि ये 20 किलोमीटर हो, 25 किलोमीटर हो, ऐसा हो सकता है। तो जितना किलोमीटर है उतना में उसके हिसाब से फॉर्मेशन फैक्टर लगाया जाएगा, और फिर इस ढंग से प्रोरेटा बेसिस पर कैलकुलेट करके उस पूरे किलोमीटर का हम फॉर्मेशन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे जो पूरे उस किलोमीटर के लिए एप्लीकेबल होगा। अब सिमिलरली हमारे पास जो बी है वो है अलाइनमेंट फैक्टर। इसमें भी कुछ इसी प्रकार के फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर क्या होगा कि मान लिया कि आपके पास ये ट्रैक है कुछ, चलिए अभी हम 1 ही किलोमीटर का ले रहे हैं, और इस 1 किलोमीटर में ये जो पोर्शन है ये कर्व वाला है, और बाकी जो पोर्शन है वो स्ट्रेट है, या यहां पर भी मान लेते हैं कि मेरे पास कर्व है। तो मान लिया कि मेरे पास 0.3 किलोमीटर जो है ये कर्व है, यहां पर 0.4 किलोमीटर हमको यहां पर कर्व है, और यहां पर 0.3 किलोमीटर जो है वो है स्ट्रेट है। अब ये भी देखना होगा, मान लेते हैं कि ये जो कर्व है ये 1 डिग्री का है, ये कर्व है जो कि 1.5 डिग्री का है। तो मेरे लिए ये जो 1 डिग्री का कर्व है ये निग्लेजिबल है, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ये हम मान के चलेंगे ये भी स्ट्रेट के जैसा ही है। हमें सिर्फ उन कर्व को ध्यान रखना है जो कि 1.5 डिग्री या उससे ज्यादा का लेंथ कवर करता है। यानी कि जितना भी ट्रैक लेंथ 1.5 डिग्री या उससे ज्यादा का होगा, उन्हीं लेंथ को हम कंसीडर करेंगे, वही क्वालिफाइंग कर्व होगा। तो यहां पर जो हमारा क्वालिफाइंग कर्व हो रहा है वो हो गया 0.3 किलोमीटर, ये क्वालिफाइंग कर्व हो गया, और बाकी जो 0.7 हो गया किलोमीटर हो गया, ये हो गया स्ट्रेट हो गया। अब हमारे पास है कि इसमें हम निकालेंगे इसका फैक्टर, फाइनल फैक्टर हमारा क्या होगा, यानी कि बी प्रोरेटा बेसिस पर हम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो टोटल फैक्टर होता है वो होता है 0.25, अलाइनमेंट फैक्टर होता है 0.25। अब 0.25 का कितना पार्ट ले, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना क्वालिफाइंग कर्व आया है, यानी कि 0.3 से, ठीक है। और टोटल लेंथ कितना था, टोटल लेंथ यह 1 किलोमीटर था। तो इस प्रकार आपका यहां पर से आपको जो निकल करके आ जाएगा, तो ये हो गया 0.075। यहां पर क्या करना है, 0.25 ये अलाइनमेंट फैक्टर है, यहां पर आपको कर्व लेंथ ले लेना है, यहां पर कर्व लेंथ लेना है जो कि 1.5 डिग्री या उससे ज्यादा का है, और यहां पर से टोटल लेंथ ले लेना है, जितने लेंथ में हमने ये जो टोटल लेंथ हमने यहां से यहां तक लिया, जितना का हम ईटीकेम निकाल रहे हैं उस पूरे लेंथ को नीचे में लिख लेंगे। यानी कि 1.5 डिग्री का जो लेंथ है उसे टोटल लेंथ में फ्रैक्शनल पार्ट में लिखेंगे। 0.3 था, 1 किलोमीटर टोटल ट्रैक था, तो 0.3/1 हो जाएगा, और इंटू 0.25, और जो वैल्यू निकल करके आएगी वही इसका अलाइनमेंट फैक्टर बन जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है सी, यानी कि रेनफॉल फैक्टर। रेनफॉल फैक्टर है, आप समझ रहे होंगे जहां पर बारिश ज्यादा होगी, जहां एनुअल रेनफॉल ज्यादा होता है, वहां पर मेंटेनेंस का काम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर कहीं का एनुअल रेनफॉल, यहां पर सी की वैल्यू हमको क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, अगर एनुअल रेनफॉल
200 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है। सालाना अगर 200 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है तो वहां पर सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि 200 सेंटीमीटर तक जिन क्षेत्रों में बारिश होती है वहां पर रेनफॉल फैक्टर इक्वेटर ट्रैक किलोमीटर को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन अगर 200 एनुअल रेनफॉल अगर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0.1। फिर यहां पर आपको फैक्टर यहां पर इस्तेमाल में आना चालू हो जाएगा। यहां पर फैक्टर का आप इस्तेमाल करने चालू कर लीजिएगा। तो भाई 200 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? 200 पर तो हमने कर दिया कि 0.1 कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद हर एक एडिशनल 10 सेंटीमीटर रेनफॉल पे, जैसे 200 हो गया, 200 से 210 हो जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे? इसमें ऐड कर दिया जाएगा 0.01, ये ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी हालत में यह मैक्सिमम, ये वाली जो सी की वैल्यू है वो 0.2 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी सी की वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 0.2 हो सकती है। 200 सेंटीमीटर होने पर उसकी वैल्यू 0.1 हो जाएगी और हर एक 10 जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू 0.01 बढ़ती चली जाएगी। और इस ढंग से हम इसको ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं कि मान लेते हैं कि 250 सेंटीमीटर यहां पर हमारे पास बारिश है कहीं पर, तो हमको पता है कि 200 में हमको लेना है कितना? 0.1 लेना है। इसके बाद 50 सेंटीमीटर की और बारिश हो गई, यानी 10 गुना 5, तो इसमें हो जाएगा 5 गुना 0.01 अर्थात 0.05। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू जो आपको निकल करके आ गई 0.15, ये फैक्टर बन गया। और इस ढंग से ये हमको सी फैक्टर निकल करके आ गया है। अब हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर को फाइंड करने के लिए, एल हमको पता है, यू भी हमको पता हो चुकी है। इसके बाद इस फॉर्मूले में 1 आ गया, ए हमारा फॉर्मेशन फैक्टर, बी आपको अलाइनमेंट फैक्टर और सी आपको रेनफॉल फैक्टर। इन सबको जब इसमें से पुट किया जाएगा तो यह निकल करके हमारे पास इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर आ जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास एक 10 किलोमीटर का ट्रैक था जहां की जीएमटी 20 से ज्यादा थी, तो 1.4 यहां पर स्पीड, अगर मान लूं कि यहां पर स्पीड जो थी 110 के एमपीएस थी, तो मैं इसे काट करके 1.5 कर दूंगा इंटू 1 प्लस अलाइनमेंट फैक्टर। मान के मैं ऐसा चलता हूं कि यहां पर अलाइनमेंट फैक्टर, मेरा पूरा ट्रैक बिल्कुल सीधा है तो 0। दूसरा, ये पूरा अलाइनमेंट, सॉरी यहां पर ए जो है वो फॉर्मेशन फैक्टर है, यहां पर स्टेबल सॉइल है मेरे पास में तो मैंने 0 ले लिया। बी में अगर मैं यहां पर लूं, बी जो हमारे पास है वो कर्वेचर है, मान लेते हैं कि इसका कुछ पोर्शन कर्वेचर हमारे पास है, तो या अभी मैं मान के चलता हूं कि यहां भी स्ट्रेट है तो ये भी 0 हो जाएगा, और रेनफॉल भी 200 से कम है तो ये भी 0 है। तो यहां पर जो निकल करके आपको क्यू की वैल्यू आ गई वो निकल के आ गई 15 किलोमीटर। अब अगर इनमें से किसी भी वैल्यू को अगर आप चेंज करते हैं, मान लें कि अलाइनमेंट फैक्टर में, जो अलाइनमेंट फैक्टर है वहां पर कुछ वैल्यू आपको पुट करनी पड़ जाती, जो अलाइनमेंट फैक्टर है वहां पर आपको कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ती, या फॉर्मेशन फैक्टर है वो आपको पुट करनी पड़ती। मान लें कि फॉर्मेशन फैक्टर की जगह 0.01 अगर मैं कर दूं, यहां पर फॉर्मेशन फैक्टर 0.01 ले लूं, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? 10 गुना 1.5 इंटू 1.1। अब जो ये 15 किलोमीटर है इसमें 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसमें फैक्टर बदलता जा रहा है वैसे वैसे इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर की वैल्यू बदलती जा रही है। चलिए फॉर एक एग्जांपल और भी लेते हैं जिसमें मैं आपको डिटेल्स देता हूं। अगर पेन कॉपी आपके पास है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि फॉर द एग्जांपल एल हम ले रहे हैं आपको 10 किलोमीटर। चलिए मैं लेता हूं। यहां पर u की वैल्यू जो मैं ले रहा हूं वो 1.2 फैक्टर ले रहा हूं। a का वैल्यू मैं 0.1 लेता हूं। b की वैल्यू 0.25 लेता हूं। पूरा कर्व मैंने ले लिया है। और c की वैल्यू 0.1 ले लेता हूं। तो यहां पर q की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर q का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिए, L इंटू यू इंटू 1 + a + b + c। फॉर्मूला पुट कीजिए, 10 × 1.2 इंटू 1 + a का फैक्टर 0.1 + b का फैक्टर 0.25 + c का फैक्टर 0.1। नाउ इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको 10 इंटू 1.2 और इंटू इनको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.45 आएगा। इसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली ये Q का वैल्यू आ जाएगा 17.4 आ जाएगा ETKM। तो आपने देखा कि यहां पर सिर्फ 10 किलोमीटर का ट्रैक था पर इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर आपका निकल करके आया 17.4। तो ये तो हो गया हमारा एक्चुअल ट्रैक जो फिजिकली हमको दिखाई दे रहा है। और ये हो गया इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर जिसको हमको मेंटेन करना है। यानी कि हमें मैन पावर जो चाहिए वो 17.4 किलोमीटर नॉर्मल स्टेट ट्रैक के हिसाब से हमको चाहिए। यानी कि उतनी वैल्यू हम इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर इक्विवेलेंट वैल्यू हमारे पास इतना या यानी कि मेंटेनेंस हमको यहाँ पर ज्यादा होगा। मेंटेनेंस वर्कलोड एक्चुअल लेंथ से अधिक होगा। तो रियलिस्टिक होगा कि हमको 17.4 ETKM के हिसाब से हमको जो मैन पावर है वह प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो यहां तक हमने जो देखा वो सारे के सारे जो थे वह मेन लाइन के लिए थे, यानी कि मेन रनिंग लाइन के लिए थे। और जो लूप में जो रनिंग लाइन है उनके लिए है, या जो प्राइमरी कुछ लाइनें हैं उनके लिए हैं। ये सारी रनिंग लाइनों के लिए हैं। जिस जो रनिंग लाइनें हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर है। तो रनिंग लाइनों के लिए यह कैलकुलेशन करने का यह एक तरीका है इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर में। ये तो सिर्फ अभी जो बात हुई है ये सिर्फ रनिंग लाइनों के लिए बात हुई है। अब हम जो बात करेंगे इसमें अगला वह है कि यार्ड के बारे में और साइडिंग्स के बारे में। यार्ड्स एंड साइडिंग्स, यहां पर जो इसका फॉर्मूला होता है वो Q = L × U1 होता है। U1 इसलिए लिखा हुआ है कि जो U की वहां वैल्यू दी गई है उस वैल्यू का हम यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर U की वैल्यू अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर यार्ड जो है आपका मार्शलिंग यार्ड है जहां पर खूब गाड़ियों का मूवमेंट होता है, अगर वो मार्शलिंग या बीजी साइडिंग नोटिस किया हुआ है उन लाइनों को, मार्शलिंग और अगर बीजी साइडिंग्स अगर यार्ड में लाइनों को अगर घोषित किया हुआ है तो वहां पर U1 की वैल्यू जो आप लेंगे वो 0.7 लेंगे। और इसके अलावा जितने भी अदर साइडिंग होंगे यार्ड में, जो बाकी साइडिंग्स बच गए, उसके लिए U1 की वैल्यू 0.4 लेंगे। और इस सभी जो बात कर रहे हैं वो हम बीजी ट्रैक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के हम चेक कर सकते हैं कि मान लिया कि यार्ड की हमने लाइनें चेक कर ली। यार्ड की लाइनों में हमने देख लिया कि हमारे पास लेंथ कितना है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एल की वैल्यू जो निकल के आ गई 5 किलोमीटर है।
और 5 किलोमीटर में हमारे पास अदर साइडिंग कोई नहीं है, मार्शलिंग और बीजी साइडिंग में ही पूरे को कैटेगराइज किया गया है। तो U1 की वैल्यू 0.7 हो जाएगी। तो यहां पर Q की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 × 0.7 यानी कि 3.5 किलोमीटर होगी। तो यहां पर आप क्या देख पाइएगा कि जहां पर इसकी फिजिकल लंबाई यानी कि एक्चुअल लेंथ, यह एक्चुअल लेंथ तो यहाँ पर 5 किलोमीटर थी, लेकिन मेंटेनेंस के लिए हमारे पास जो उसका इक्वेटेड वैल्यू है ETKM है, ये सिर्फ 3.5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो मैन पावर है वो मुझे 5 किलोमीटर के बराबर में नहीं, मुझे मैन पावर 3.5 किलोमीटर के बराबर में मिलेगा। या जो हमको मेंटेनेंस के लिए जितने भी क्राइटेरिया, जितने भी चीजें चाहिए, आउटसोर्सिंग करनी है, दूसरी चीजें करनी है, वो हम 5 किलोमीटर नहीं 3.5 किलोमीटर के हिसाब से होगा। हमको फिजिकल ट्रैक किलोमीटर यहाँ पर 5 किलोमीटर दिखाई देगा, पर वह उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 3.5 किलोमीटर होगी। यानी कि जितना 3.5 किलोमीटर मेन लाइन ट्रैक के लिए हमको मेंटेनेंस के लिए आदमी चाहिए, उतना ही आदमी हमको लूप लाइनों में 5 किलोमीटर मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो यहां पर लूप लाइनों में इसका एक फर्क पड़ेगा। अब इसके बाद एक चीज और आपको जो मेजर रह गई वो क्या है, वो है आपके टर्नआउट्स। क्योंकि टर्नआउट्स को मेंटेनेंस करने में और एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ता है, उसको उसका मेंटेनेंस के लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ते हैं। तो टर्नआउट में क्या है कि 10 सेट को, अगर 10 सेट टर्नआउट है तो उसे मान लिया गया है कि वह 1 किलोमीटर ट्रैक के बराबर में है। तो इसका मतलब हो गया कि एक सेट के लिए 100 मीटर, एक सेट के लिए आपको 100 मीटर आपकी वैल्यू मानी जाएगी। तो सामान्यतः अगर इसमें कुछ सबके लिए दिए हुए हैं कि किसको कितना टर्नआउट माना जाएगा। जैसे कि नॉर्मल अगर हमको पास टर्नआउट है तो वो एक सेट हो गया। अगर हमारे पास डायमंड है तो डायमंड को भी एक सेट ही गिनेंगे। अगर डायमंड क्रॉसिंग विद सिंगल स्लिप, डायमंड क्रॉसिंग विद सिंगल स्लिप है तो इसे 1.2 सेट कहा जाएगा। डायमंड क्रॉसिंग विद डबल स्लिप अगर है तो उसे 2 सेट कहा जाएगा, इसे 2 सेट माना जाएगा। अगर कहीं पर क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर कैसे बन रहा है, ये हो गया आपका, तो ये पूरा जो क्रॉस ओवर है, इस पूरे क्रॉस ओवर को क्या माना जाएगा, 2 सेट माना जाएगा। वैसे तो 2 पॉइंट हो गया तो 2 सेट हो गया, पर पूरे क्रॉस ओवर को 2 सेट माना जाएगा। कहीं पर सीजर क्रॉस ओवर है, सीजर क्रॉस ओवर है तो इसे 5 सेट माना जाएगा। ट्रैप को क्या माने, ट्रैप माना जाता है 0.2 सेट, यानी कि 5 ट्रैप मिल करके एक टर्न आउट के बराबर में इसकी वैल्यू आती है। और अगर डबल ट्रैप है तो इसको डबल कर दीजिए 0.4 सेट। तो आपके यार्ड में जो जितने भी यार्ड में आपके टर्न आउट्स हैं वो उस हिसाब से आपको यहां पर कैलकुलेशन में लेना होगा कि कौन सा टर्न आउट पर कौन सी वैल्यू आपको लेनी है। तो सिंपल इसमें याद करने के लिए होगा कि टर्न आउट जो हो गया एक हो गया, डायमंड भी एक हो गया, सिंगल स्लिप 1.2, डबल स्लिप 2, क्रॉस ओवर 2, सीजर क्रॉस ओवर 5, एक थ्री थ्रो भी होता है उसमें भी 2, और डबल ट्रैप होगा तो 0.4। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान रखने के लिए है कि मेजरमेंट जो होते हैं टर्न आउट और क्रॉस ओवर के मामले में कैसे किया जाता है। तो थ्रू किलोमीटर को मेन ट्रैक के एलोंग मेजर किया जाता है, लेकिन साइडिंग और लूप लाइन की जो ट्रैक लेंथ होती है वो टो ऑफ स्विच से नहीं मेजर की जाती। जैसे कि मान लिया जाए यहां पर इस ढंग से अगर हम ये मान लेते हैं, तो अगर हम मुझे किसी, ये एक साइडिंग से है, इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है, इधर एक साइडिंग है,
इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है, या जो यहां पर आप लूप लाइन देख रहे हैं, यहां से ये लूप लाइन आप देख रहे हैं पूरा, तो इस लूप लाइन की लेंथ कहां से मेजर किया जाएगा? आपके टीएमएस में यह एटीएस से डाला हुआ है, पॉइंट की शुरुआत एसआरजे से होती है, तो इस लूप लाइन की जो लेंथ है वो कहां से मापी जाएगी? क्या टो ऑफ स्विच से मापी जाएगी? क्योंकि हम तो स्विच जो है, जो टर्न आउट है, उसकी वैल्यू तो हम ले ही रहे हैं अलग से, हम उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू टर्न आउट की ले रहे हैं कि 10 सेट बराबर 1 किलोमीटर। तो अगर मैं दोबारा अगर टॉप स्विच से लेता हूं तो मेरा टर्न आउट डबल हो जाएगा। इसीलिए यहां पर जो लूप लाइन की वैल्यू ली जाती है वो हील ऑफ क्रॉसिंग से ली जाती है। यहां पर भी हील ऑफ क्रॉसिंग होगा, तो ये वाला जो लेंथ बच गया ये इस लूप लाइन की लेंथ कहलाएगी। आपकी टीएमएस में लूप लाइन की लेंथ एटीएस से एटीएस तक डाली गई है, लेकिन आपको जब टीएमएस में से अगर आप लूप लाइन की लेंथ निकालेंगे तो हील ऑफ क्रॉसिंग से लेकर के एटीएस तक की दूरी है वो दोनों तरफ से आपको घटानी होगी, तब जा करके आपको यहां पर इसकी लूप लाइन की लेंथ निकलेगी। सिमिलरली यहां भी टर्न आउट है, तो यहां भी आपको हील ऑफ क्रॉसिंग से आपको लेना पड़ेगा एंड तक, और इस प्रकार से आप लूप लाइनों की लेंथ को मेजर करते हैं। अब ये सारा मेजरमेंट आप कर लेंगे, इसके बाद इनके फैक्टर का इस्तेमाल करके आप किसी भी कहीं का भी आप किलोमीटर का ईटी केम आप निकाल सकते हैं।